नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरें और मॉनसून का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाजार की चाल कि बाजार में हो क्या रहा है। तो आज मेटल्स तेज हैं। जिंक, लेड, एल्युमिनियम तीनों ही आधे से पौन % की तेजी दिखा रहे हैं। कॉपर में मामूली तेजी है 873 रुपए के करीब। सोना और चांदी दोनों की चमक बरकरार है। 98,000 के करीब गोल्ड का अगस्त वायदा पहुंच चुका है और चांदी 1,01,350 रुपए पे फिलहाल ट्रेड कर रही है। नेचुरल गैस में आज मुनाफा वसूली है अच्छी तेजी के बाद, और कच्चा तेल आज आधे % की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ को लेकर चिंता है, मांग को लेकर चिंता है, ये दबाव बन रहा है यहाँ पर। चलिए गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नवनीत जी, गोल्ड पर बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस तरह की तेजी फिर से बनी है, क्या फिर गोल्ड भी 1 लाख पार कर जाएगा ये वायदा में इस बार? वेल विश्वनाथ जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने देखा है गोल्ड प्राइसेस में, और लास्ट 3 दिनों में जो जिस तरह का मोमेंटम आया है, वो एक एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप हो रही थी कि कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस टॉप हो गए, करेक्शन माहौल में आ जाएंगे, ये पूरा डिफाई करके पूरी नई दिशा दिखाने की कोशिश हो रही है। मेरे हिसाब से अगस्त वायदा जो करीब करीब 98,000 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, और यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन यानी 300-500 रुपए का करेक्शन भी अब छोटा मोटा ही रहेगा गोल्ड में। तो आप गोल्ड प्राइस में बाय की रणनीति बना सकते हैं। इवेंचुअली 99, 99, 200 तक के स्तर देख सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, और ब्रेकआउट कल के सत्र में भी होल्ड किया और आज भी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यही पैटर्न रहा गोल्ड का और यही इस तरह का ब्रेकआउट होल्ड करेगा, तो मेरे हिसाब से $40 से $50 की कम से कम इंक्रीमेंटल गेन और देखने मिल सकते हैं अगले 2-4 दिनों में। ये आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड की ये तेजी इस बार कहां तक जाने वाली है? जी बिल्कुल, रिबाउंड जो है मैं बार बार देख रहा हूँ कि इसके जो नीचे के लेवल से बार बार घर छोड़ रहा है और नए हाई निरंतर बनाता जा रहा है। कल भी हमने सेशन में देखा कि शाम में मुनाफा वसूली हुई, लेकिन आज दोबारा इसमें तेजी रोक के 98,000 के पार इसने किया है। 97,800 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है मेरे हिसाब से। करंट भाव ही 97,800 के आसपास चल रहा है। 97,800 बढ़िया बाइंग लेवल है। ऊपर में ऊपर मुझे लगता है कि 98,200, 98,550 ये लेवल्स 1 या 2 दिन में छू सकते हैं। 97,570 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो गोल्ड आपको लग रहा है कि 98,550 तक जा सकता है। चांदी बताइए नवनीत जी, 1,01,350 के आसपास है। करंट लेवल में भी खरीदें या अभी रुकना चाहिए, नीचे आने दे फिर खरीदें? फिर चांदी में एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत देर से रुका पड़ा था, और बहुत देर से हम लोग रुके हुए थे कि चांदी में कब ब्रेकआउट आएगा। तो अब जब ब्रेकआउट आ चुका है, तो रुकना या देर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस्ड आउट वाला फीलिंग आने लगेगा। ये जो करंट मोमेंटम है, ये अगर 200-400 रुपए भी करेक्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अंडरलाइंग टोन बहुत बुलिश है, और ये 1,03,000, 1,05,000 के रेंज में जाके कहीं पे पॉज हो, ये पॉसिबल है। तो आपको 1,01,000 के आसपास जहां भी मिले बाय करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। 99,800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और करीब करीब 2.5 से 3,000 पॉइंट का अपसाइड देखने मिल सकता ओके, 2,500 से 3,000 रुपए का अपसाइड। आपको क्या लगता है दिनेश जी चांदी में? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब ये 1,01,000 के ऊपर भी सस्टेन कर रही है। अभी मौजूदा स्तर से 200 रुपया अगर नीचे आता है, 1,01,100 मेरे हिसाब से बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 1,02,200 इंट्राडे मतलब सेशन में ही हमें देखने मिल सकता है, और 1,04,50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और 1,02,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आती है, तो 1,05,000 के भाव इस वीकेंड तक भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो चांदी 1,02,200 तक का टारगेट अभी फिलहाल दे रहे हैं सोमानी जी। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल को लेकर भी कई सारी खबरें हैं। पहले यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था। कनाडा, ईरान और साथ ही रूस से सप्लाई घटने की चिंता थी, लेकिन अब ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ी है। ओईसीडी ने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान घटा ही दिए हैं, और साथ ही पहले से भी काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि स्लो डाउन की चिंताएं यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरह से टैरिफ का कंसर्न है, यूएस के डेट को लेकर कंसर्न है, तो वो चिंता, मांग की चिंता यहाँ पर आज हावी होती दिख रही है। आप बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में जो तेजी आई थी ये टिकेगी नहीं, क्या और दबाव बन सकता है? शोभन जी, मुझे लगता है कि जितनी भी सारी नेगेटिव न्यूज है ये क्रूड में ऑलरेडी आ चुकी है और फैक्टर्ड इन हो चुकी है।
मतलब इसका जो है डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाया है और सारी जितनी भी चिंताएं थी मुझे लगता है इसकी दूर हो चुकी है। और निचला जो स्तर था 5480 से लेके 5440 के लेवल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कल हमने 5480 के लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है अब जो है ये मोमेंटम थोड़ा और बरकरार रह सकता है और कहीं पर भी डिप मिलता है तो क्रूड में खरीदारी का अवसर बन सकता है। मेरे लिहाज से 5400-5405 का जो लेवल है यहाँ पर बाई की जा सकती है। मतलब यहाँ से 20 से 25 रुपए घटता है तो खरीदारी करना चाहिए। 5520 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं और 5345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 5400 की जो कॉल है मेरे हिसाब से 140-45 के आसपास अगर आती है तो खरीदारी कर सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। ओके, आप बताइए दिनेश जी, आपको सॉरी नवनीत जी, आपको क्या लग रहा है क्रूड में और ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या ट्रेडर्स के लिए? वेल, क्रूड के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, बट लास्ट कुछ दिनों में फंडामेंटल में एक बदलाव देखने मिल रहा है। यहाँ पे ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव आना चाहिए था प्राइसेस में, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। और कनाडा वाइल्ड फायर के चलते एक करीब करीब 3.5 लाख बैरल का प्रोडक्शन आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं और मोमेंटम जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ ग्रेजुअली नजर आ रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स में $63 के ऊपर होल्ड करता है अगर क्रूड, या अगर हम एमसीएक्स में गए तो 5450 के ऊपर अगर होल्ड करता है क्रूड ढंग से, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जो कि करीब करीब 150 से 200 पॉइंट की रैली आपको दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप या बाय ऑन ब्रेकआउट दोनों ही स्ट्रेटेजी क्रूड में काम करनी चाहिए। मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। तो ये सलाह है क्रूड को लेकर। नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। नेचुरल गैस पर आज दबाव जरूर है लेकिन ट्रेंड फिर से यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है नवनीत जी? एनजी में क्या करना चाहिए? वेल, एनजी में जो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी भी उसका 5 ईयर एवरेज के नीचे एक मीनिंगफुल वे में ट्रेड कर रहा है। उसका जो इन्वेंट्री है, हमने जनरली समर्स में नियर और नेक्स्ट मंथ में इतना बदलाव नहीं देखा है जितना हमने पिछले महीने नेचुरल गैस प्राइसेस में देखा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंडरलाइन टोन बुलिश हुआ है नेचुरल गैस का, जो कि प्राइस करीब 325-330 तक भी ले सकता है। बट ओवरऑल ऐसी तेजी भी नहीं है कि प्राइसेस फिर से रिबाउंड करके 400 के स्तर पे चले जाए। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट करंट मौजूदा भाव से सेल नहीं करना है। करीब करीब यहाँ से 3 से 4% ऊपर है तो आप 330 के आसपास एक पोजिशनल सेल ले सकते हैं, जो प्राइसेस को करीब करीब 8 से 10% नीचे लाने की पॉसिबिलिटी ला सकते हैं। ओके, मेटल्स में दिनेश जी क्या राय है? सारे मेटल्स आज तेज नजर आ रहे हैं, कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, एल्यूमिनियम और जिंक मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है, लेकिन कॉपर का जो मोमेंटम था, एक जो आना था, मुझे लगता है वो आ चुका है। कॉपर करीब करीब 877.50, मतलब यहाँ से 4 रुपया अगर बढ़ता है तो मेरे हिसाब से वहां एक बार बिकवाली बन सकती है। 868 आए तो ही उसमें बाय बनती है वहां पर, मतलब ऊपर अगर जाता है तो पहले बिकवाली करके चले। 868 का सपोर्ट है, वहां पर इसको बाय बैक करे और 881.50 का स्टॉप लॉस। लेकिन एल्यूमिनियम मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, 240 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। 240 के आसपास का कोई भी लेवल बाय किया जा सकता है। 244.50 का लक्ष्य, 237.80 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हम आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 244.50 तक के टारगेट के लिए। करंट भाव है 240 रुपए के आसपास का ही। चलिए, और दिनेश जी को लगता है कि कॉपर सेल करे 868 तक नीचे आ सकता है। इंट्राडे के लिए कॉल है, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। नवनीत जी, आप बताइए बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है सर? वेल, मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव ही है पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में, और कॉपर को सेल करने की स्ट्रेटेजी मेरी थोड़ी सी काउंटर है, बट मैं उसको होल्ड करता हूँ। मेरे हिसाब से जिंक में एक अच्छा बाई मोमेंटम बन रहा है। जिंक एलएमई पैरिटी से अगर हम देखें तो एमसीएक्स करीब करीब 4.5 से 5 रुपए डिस्काउंट पे चल रहा है। तो मेरा मानना ये जो करंट मोमेंटम है, जो प्राइसेस को $2700 के ऊपर जिंक पे लेके गया है, वो करीब करीब 2820 2830 तक भी प्राइसेस को ले जा सकता है। तो जिंक में बाय की रणनीति बनानी चाहिए। प्राइसेस जब ऊपर आने लगेंगे तो ये डिस्काउंट भी धीरे धीरे घटने लगेगा। 255 के आसपास आपको मिले तो जिंक बाय किया जाए। 251 का आप स्टॉप लगाइए एंड 264 265 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है बेस मेटल्स को लेकर। आपसे नेचुरल गैस पर आपकी कॉल नहीं ले पाया था दिनेश सोमानी जी, आपको क्या लग रहा है एनजी में किस तरह की चाल रहेगी यहाँ से? सुमन जी, इसमें नॉर्मली 30 रुपए का बदला, कभी 10 रुपए का बदला होता है। मतलब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये 10-10 रुपए या 30-30 रुपए ऊपर चलता है। तो मेरे हिसाब से बायर के लिए हमेशा ये नुकसानदायक ही होता है। मौजूदा स्तर भी एक रेजिस्टेंस लेवल ही है। 318 के आसपास नेशनल गैस में पोजिशनली बिकवाली की जा सकती है। आई थिंक विद इन द एक्सपायरी 285 का लेवल इसमें दिखा सकता है।
और मात्र 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पोजिशनल शॉर्ट जाने में यहाँ दिक्कत कम लगती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 13-14 रुपए का स्टॉप लॉस है और करीब करीब यहाँ से 35 रुपए का टारगेट। तो नेचुरल गैस पे बातचीत हो गई है। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज सारे ही मसाले कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, तीनों ही मसालों में कमज़ोरी ही दिख रही है। हल्दी हालांकि सपाट है, लोअर लेवल से थोड़ी खरीदारी यहाँ पे लौटी है, 13,775 के आसपास है। धनिया लेकिन आज भी कमज़ोर है, 6,950 के नीचे, और जीरा करीब 2.25% टूट चुका है। 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी तोड़ चुका है और 19,900 पे आ चुका है। आपको क्या लग रहा है दिनेश जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीरे पे बताइए सर, 19,900 तक आ गया है। जी, अराइवल्स अगर हम ओंजा मार्केट और गुजरात की देखें तो ओंजा में करीब करीब 12-14 हजार बोरी के अराइवल्स है और डिमांड एकदम डल सी पड़ी है। करीब करीब 5500 टन का इसमें डीमैट स्टॉक है। चाइना की जो एक्सपोर्ट डिमांड आनी थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और डोमेस्टिक ग्राहकी भी एकदम सुस्त है। तो ओवरऑल जो सारे फंडामेंटल्स दर्शाते हैं कि इसका जो प्रेशर है ये और कंटिन्यू रह सकता है। आई थिंक ऑलरेडी 20,000 का लेवल ये तोड़ चुका है। मेरे हिसाब से 20,400 20,500 का लेवल की पुल बैक रैलीज आती है, फ्रेश बिकवाली बन सकती है। 19,500-600 के लेवल से डाउन साइड दिखा सकता है और 20,880 या 20,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। ओके, और हल्दी सर बताइए, हल्दी में रिकवरी की कोशिश हो रही है, 13,775 पे सपाट है, क्या करना चाहिए यहाँ पर हल्दी में दिनेश जी? जी, मैंने विश्वनाथ जी पहले भी कहा कि एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी है। डाउन साइड ये 13,600 13,700 आती है, अप साइड ये 14,400 14,500 जाती है। लोअर लेवल्स पर है, मेरे हिसाब से यहाँ से सपोर्ट दोबारा ही ले सकती है। 13,700 720 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 13,450 का स्टॉप लॉस, दोबारा 14,400 का लेवल हल्दी दिखा सकता है। ओके, और धनिया सर, धनिया 6,950 तक आ चुका है, और भी नीचे आ सकता है भाव या खरीदना चाहिए? बिल्कुल डल सा काउंटर हो गया सर। ये डाउन साइड 6800 रुपया मुझे लगता है और अप साइड मुझे लगता है कि 7100 एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। आई थिंक जो भी अगर खरीदारी करना भी चाहता है तो 6800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही बना रहे। दूसरा, इसमें कोई फ्रेश नया ट्रिगर बनकर नहीं आ रहा है। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ग्वार की बात करेंगे और साथ ही पल्सेस मार्केट का हाल जानेंगे। हमारे साथ राहुल चौहान होंगे, आईग्रेन के डायरेक्टर है, और साथ ही नीरव देसाई होंगे जीजे रिसर्च से। उनसे खाने के तेल मार्केट का आउटलुक समझेंगे, मई के जो इंपोर्ट नंबर है उससे क्या ट्रेंड दिख रहा है और आगे को लेकर क्या अनुमान है, ये बातचीत होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नवनीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नॉन एग्री मार्केट पे आपने अपनी राय दी और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स और एनजी में क्या करना चाहिए। लेकिन दिनेश जी आप बने रहें, आपसे एग्री मार्केट पे आगे भी बातचीत होगी। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार की चाल अगर आज देखें तो हल्की तेजी दिख रही है, 0.25% के आसपास। 9,570 के ऊपर ग्वारगम का वायदा है, 5,135 पे ग्वार सीड का वायदा है, 0.25% की तेजी दिख रही है। दिनेश जी, ग्वार सीड ग्वारगम सुस्ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या हो रहा है सर? ये पूरा साल निकल गया विश्व मोहन जी, सुस्ती ही रही है बिल्कुल। मतलब जो कहते हैं ना कुंभकर्ण की नींद भी 6 महीने की होती है, ये तो करीब साल निकल गया। मतलब बहुत लंबी नींद हो गई है ये। और अभी भी हाल फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर इसमें नजर नहीं आता जो प्राइजेस को ऊपर या नीचे लेकर जाए। मतलब 5,050-60 की गुहार कहना मुश्किल है कि इसमें घटने में कुछ ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन 5250 की भी ये बढ़ नहीं रही है। तो एक दायरा अगर मैं कहूँ तो 5220 अपसाइड और 5080 डाउन साइड, इसी दायरे में मुझे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अनलेस एंड अनटिल कोई 5250 के ऊपर क्लोज करे, इसमें वॉल्यूम्स बढ़े या फिर मानसून में कुछ अप्रिय घटना है, तो मुझे लगता है तो इसमें कोई फ्रेश ट्रिगर आ सकता है, वरना ये रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू रह सकती है। ओके सर, कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर के एक्सपोर्ट के जो नंबर थे कैस्टर ऑयल के, वो अच्छे दिख रहे हैं मई के। हालांकि पिछले मई से कमजोरी है, लेकिन जो जनवरी से मई तक का पूरे 5 महीने का जो नंबर है वो काफी एनकरेजिंग है। कैस्टर में कुछ उम्मीद है क्या तेजी की? हाल ये काउंटर भी काफी समय से दायरे में ही है। जी बिल्कुल शोभन जी, मुझे 2 ही काउंटर इंडेक्स में ऐसे लगते हैं, कॉटन सीड ऑयल के और कैस्टर सीड, जो चार्ट पर मुझे थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। मतलब हो सकता है एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है और साथ ही साथ जो इसकी जो बैलेंस शीट है ये थोड़ी सी टाइट है, बिल्कुल हल्दी के जैसी है। इसमें प्रोडक्शन फिगर्स भी इन्होंने घटा कर दिए, तो मुझे लगता है कि 6370 के आसपास की कैस्टर जून कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6580 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, 6550 का लक्ष्य ये जरूर दिखा सकता है। सर सीड आपको लग रहा है कि 6550 तक जा सकता है, 6280 का स्टॉप लॉस लगा है, यहां पर तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है। सर कॉटन सीड ऑयल के कल अच्छी तेजी दिखी थी,
क्या लग रहा है 3000 के ऊपर खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? क्या रेंज आप देख रहे हैं और फंडामेंटल्स क्या है सर कॉटन केक के? फंडामेंटल्स में बहुत ऐसा बदलाव नहीं है, क्योंकि इसमें डीमैट स्टॉक जो ऊपर में 75-74 हजार टन जो हो गया था, ये घटकर अभी 68,000 टन के आसपास का है। मेरे हिसाब से उससे भी कम है। और यही मुझे लगता है मात्र कारण कि जो फिजिकल है ये ऊपर चल रहा है, जिसके चलते डीमैट बाहर निकल रहा है। यही कारण हो सकता है प्राइसेस में इजाफा होने का। और मुझे लगता है कि 3060 का लेवल जो है ये कॉटन सीड ऑयल की एक अच्छा सपोर्ट जोन है, या खरीदारी बन सकती है। 3120 का लक्ष्य प्रोबेबली मंडे तक हमें देखने मिल सकता है। 3025 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं मैं बन रहा हूं। ओके, चलिए तो कपास खली को लेकर ये व्यू आ रहा है लेकर। चलिए अब एक टेक ले लेते मॉनसून का। मॉनसून को लेकर खबर ये है कि मॉनसून की जो चाल है वो सुस्त यहाँ पर पड़ती दिख रही है। और हालांकि एंट्री काफ़ी जल्दी हो गई थी, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा हुई थी। कई अगर मुंबई की अगर बात करें तो 1990 के बाद सबसे जल्दी मानसून यहाँ पर आया था, और केरल में भी काफ़ी जल्दी में एंट्री हो गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार 5वें दिन है जो मानसून की चाल धीमी है, और देश के 40% हिस्से में मानसून की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब रफ्तार में काफ़ी ब्रेक लगता दिख रहा है, और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते और लग सकते हैं। मौसम विभाग को लगता है कि 11 जून के आसपास से मानसून की रफ्तार तेज होगी। लेकिन यूरोपियन वेदर एजेंसी है, उनके हिसाब से जुलाई के पहले 2 हफ्ते मानसून में फिर से तेज होगा और वहां पर भारी बारिश हो सकती है, जुलाई को लेकर उनका अनुमान है। और बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु आंध्रा के तट तक नया सिस्टम यहां पर डेवलप होगा, जिससे जुलाई में भारी बारिश होगी। लेकिन आईएमडी को लगता है कि जून में भी मानसून की वापसी अच्छी होगी, और बारिश वाली हवाएं पूर्वी भारत और सेंट्रल इंडिया में खार के यूपी एमपी में अच्छी बारिश करवा सकता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। तो ये मानसून को लेकर अपडेट है। लेकिन अभी फिलहाल मानसून की जो रफ्तार है वो ब्रेक लगती दिख रही है। चलिए कुछ अहम खबर एग्री मार्केट को ले लेते हैं। हमारे साथ राहुल चौहान है आइग्रेन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दलहन को लेकर। सर, मसूर की एक रिपोर्ट आपने शेयर की थी, लेंटिल की, रेड लेंटिल की। ओवरऑल जो नंबर है, प्रोडक्शन के नंबर, ग्लोबल प्रोडक्शन के नंबर, वो किस तरह के दिख रहे हैं? कौन से ऐसे देश है, ग्लोबल सप्लाई की स्थिति क्या बन रही है, और भारत के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, कैसे देखना चाहिए इसे सर? थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन दिस शो। जैसे कि आपने बताया, आज सुबह मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें सारा इंटरनेशनल कंट्रीज में जो है कितना प्रोडक्शन है, कितना सप्लाई डिमांड रहेगा, इंडिया का कितना प्रोडक्शन है, कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है जो आखिरी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार विश्व में करीब 10 लाख टन लाल मसूर जो है वो एक्सेस में रहेगी। और इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहेगा इस साल। और अभी तक जो स्टॉक्स हैं इंडियन के, अगर मसूर की बात करते हैं, वो 10 से 12 लाख टन है, और खपत 28 लाख टन की खपत को पूरा करने के लिए हमें केवल 10 लाख टन की जरूरत होगी। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यही उपलब्धता जो है करीब 20 से 28 लाख टन बैठ रही है। तो ओवरऑल जो आपूर्ति है विदेशों से पूरी बनी रहेगी। आपको लग रहा है कि इस तरह की सप्लाई यहाँ पर हो सकती है? तो कीमतों को लेकर क्या अनुमान है? आगे क्या ये सबड्यूड ही रहेंगे, क्योंकि यही एक दाल है जिसके दाम काफी कम हैं? क्या इसी तरह की चाल रहेगी या आगे कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है यहाँ पर? देखिए विश्वमोहन जी, अभी क्या है कि जितने भी हमारा पल्सेस का जो भी इंपोर्ट है, जैसा आप जानते हैं कि लास्ट वीक में मटर का इंपोर्ट 31 मार्च तक कर दिया। जो तुअर है, उड़द है, उसका भी इंपोर्ट 31 मार्च 2026 तक विदाउट ड्यूटी किया गया है। और मसूर और देसी चने पे 10% ड्यूटी लगी हुई है। तो अभी पिछले 2-3 सालों से इंडिया में जो बड़ी मात्रा में जो इंपोर्ट हुआ है, और जो एमओयू साइन किए और गवर्नमेंट ने जो तरह तरह के कदम उठाए हैं, उसको देखते हुए जितनी भी कमोडिटीज हैं पल्सेस की इंटरनेशनल मार्केट में, सभी का प्रोडक्शन जो है वो बड़ा है। तो ओवरऑल, और लास्ट सीजन में जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ और रबी सीजन दोनों इंडिया में अच्छे रहे हैं दलों के उत्पादन मामले में। तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है इंडिया में एज वेल एज विदेशों में बहुत बढ़िया बनी रहेगी। और कई देश जो हैं भारत को निर्यात करते हैं दलहनों का, तो उनका आपस में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा। तो भविष्य में मुझे कोई उल्लेखनीय तेजी नहीं दिखाई दे रही दलहन मार्केट में। कोई तेजी नहीं लगती है, क्योंकि ज़्यादातर देखें तो खाने दलहन के दाम एमएसपी के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरह से भारत सरकार भी फैसले ले रही है, पीले मटर के इंपोर्ट को भी जारी रखने का फैसला किया गया है अगले साल मार्च तक का। एक खबर ले लेते हैं खाने के तेल को लेकर, जहां पर जो मई के इंपोर्ट नंबर आए हैं, इसमें हालांकि पाम के इंपोर्ट में सुधार जरूर दिखा है, अप्रैल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं। लेकिन अब जब क्रूड पाम के
ड्यूटी कम कर दी गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि जून और जुलाई में और भी ज़्यादा इंपोर्ट हो सकता है क्योंकि दाम भी कम है। हमारे साथ नीरव देसाई जी भी हैं, जीजीएन रिसर्च के पार्टनर हैं। सर, मई के नंबर को देखकर क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको और जून और जुलाई को लेकर क्या अनुमान है सर? सो बेसिकली इम्पोर्ट पाम का इम्प्रूव हुआ है, 6 लाख टन तक पहुंचा है इस मंथ में, मई में। बट जून में आप समझिए कि अबाउट 8 लाख टन तक का हो सकता है। जुलाई ऑनवर्ड्स 9 लाख टन तक भी पाम का इम्पोर्ट जा सकता है। ओवरऑल पाम प्राइजेस रीजनेबल अभी हुए हैं और उसके कारण जो इम्पोर्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो धीरे धीरे अराइवल आ रहा है। बीन ऑयल का अराइवल भी अबाउट 4 से 4.5 लाख टन के बीच में इस पीरियड में चलता रहेगा। बट सन ऑयल का इम्पोर्ट 2,25,000 एवरेज रहेगा आने वाले 2 महीने तक। सो ओवरऑल सन ऑयल थोड़ा रिड्यूसिंग ट्रेंड पे है, पाम थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। बट फिर भी 2-3 महीने हमारा पाम का इम्पोर्ट कंटिन्यूस आएगा तो पाइपलाइन में थोड़ा सफिशिएंट स्टॉक पाम का हो पाएगा। ओके, राहुल जी, आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है खाने के तेल मार्केट को लेकर? बिल्कुल नीरव भाई की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले पाम तेल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से इंपोर्ट जो है नवंबर से अप्रैल में घटा है। लेकिन अब पाम तेल का जो उपलब्धता है, उत्पादन है, वो दोनों बड़े हैं, दोनों देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। और जो कीमतें हैं जो कॉम्पिटिटिव बनी हुई हैं, तो मई में भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है पाम तेल का आयात हुआ है, जो जून, जुलाई और अगस्त में भी बढ़ सकता है, जो आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए। ओके, शुक्रिया राहुल जी आपका, नीरव जी आपका। वक्त कम है, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, और साथ ही दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए एफएनओ जंक्शन, जल्द लौटते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश। बेहतर निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। चलिए, मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शरद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं।